Hello everyone. So I welcome you all to the new lecture of mathematics. And जैसा कि आप देख सकते हैं आज का जो टॉपिक है जो हमें पढ़ना है that is logarithm. तो सबसे पहले तो बात ये आती है और मैं आप सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि logarithm होता क्या है या होता क्या है या इसकी ज़रूरत क्या है, क्या ज़रूरत है कि मैं logarithm पढूं और मैं logarithm क्यों पढूं. ठीक है, तो इसकी जो शुरुआत है सबसे पहले मैं आपको वो बताना चाहता हूँ कि जैसे आप इमेजिन करो आपने अभी तक सवाल इस तरीके के बनाए होंगे कि जैसे अगर मान लो 2 raised to the power x is equal to 2 raised to the power 3. मान लो अगर 2 raised to the power x is equal to 2 raised to the power 3 है तो ऐसी सिचुएशन में हम ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू 3 होगी. ये हमें सबको समझ में आता है. या अगर मान लो मैं आपको बोलूं कि a raised to the power x is equal to a raised to the power m है where a is not equal to 0, 1 और -1. a इन तीन वैल्यूज में से कोई भी वैल्यू नहीं है और अगर आपको बोला जाता है कि a raised to the power x is equals to a raised to the power m है तो वैसी सिचुएशन में ये इंप्लाइड होता है कि x की वैल्यू m के इक्वल होगी. इतना हमें समझ में आता है, 10th तक हमने ये बेसिक सी चीजें पढ़ी हुई हैं. बट अगर मान लो आपको बोला जाए 2 raised to the power x is equal to 5 cube, अगर मान लो आपको बोला जाए 2 raised to the power x is equal to 5 cube, अब ऐसी सिचुएशन में आकर मैं फंस जाता हूं. ऐसी सिचुएशन में आकर मुझे ये सोचना पड़ेगा कि यार इसको कैसे सॉल्व किया जाए. तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ओरिजिनेशन होता है किसका, इस पॉइंट पे ओरिजिनेशन होता है आपके लोगैरिथम वाले चैप्टर का. इस पॉइंट पे ओरिजिनेशन होता है लोगैरिथम वाले चैप्टर का, लोगैरिथम के कांसेप्ट का. तो सबसे पहले मैं आपको लोगैरिथम का डेफिनेशन लिखवाऊंगा और उसके बाद हम उस डेफिनेशन को समझेंगे और कई सारे सवाल प्रैक्टिस करने वाले हैं. सो गाइस देखिए, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास हमारा डेफिनेशन लिखा हुआ है और डेफिनेशन कहता है द लोगैरिथम ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर टू अ गिवन बेस, एनी पॉजिटिव नंबर टू अ गिवन बेस, और जो बेस है बेस के आगे देखिए लिखा हुआ है पॉजिटिव नंबर नॉट इक्वल टू 1. अ पॉजिटिव नंबर नॉट इक्वल टू 1 ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, इज द इंडेक्स ऑफ द पावर ऑफ द बेस व्हिच इज इक्वल टू दैट नंबर. अब जब आपने फर्स्ट बार में ये डेफिनेशन देखा होगा तो जरूर दिमाग में बहुत ज्यादा आपको एक कॉम्प्लिकेशन आया होगा कि यार ये पता नहीं क्या लिख दिया गया. तो देखिए मैं आपको इसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं. देखो लोगैरिथम को हम रिप्रेजेंट करते हैं लॉग्स. तो यहाँ लिखा है द लोगैरिथम ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर. मान लो वो नंबर n, हमने क्या बोला log n क्या है, n ये वाला नंबर है जो पॉजिटिव. टू अ गिवन बेस मान लेते हैं बेस b. ठीक है, तो आपने बोला यहाँ पे कि द लोगैरिथम ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर n टू अ गिवन बेस b, जहां पे b भी एक पॉजिटिव नंबर है जो कि 1 के इक्वल नहीं, इज द इंडेक्स ऑफ द पावर ऑफ द बेस व्हिच इज इक्वल टू दैट नंबर. अब मान लो अगर इस log n बेस b की वैल्यू x, है तो आपको क्या बोलेगा कि ये लोगैरिथम टू द बेस b होता क्या है, इज द इंडेक्स ऑफ द पावर ऑफ द बेस व्हिच इज इक्वल टू दैट नंबर. मतलब कि b का पावर x जो होगा वो n होगा. वापस बोलता हूं ध्यान से सुनना. द लोगैरिथम ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर n, सबसे पहले तो ध्यान दो ये पॉजिटिव नंबर लिखा है. क्या लिखा है, पॉजिटिव नंबर लिखा है. मतलब कि क्या होना चाहिए, n should be greater than 0. ठीक है, पॉजिटिव बोला है. टू अ गिवन बेस अ पॉजिटिव नंबर नॉट इक्वल टू 1, मतलब जो बेस b है वो भी क्या है, बेस b इज आल्सो ग्रेटर देन 0, कॉमा बेस b इज नॉट इक्वल टू 1, इज द इंडेक्स ऑफ द पावर ऑफ द बेस. मतलब ये जो x है, ये लोगैरिथम की वैल्यू जो आ रही है, इस लोगैरिथम की वैल्यू जो x आ रही है वो बेसिकली x क्या है, इट इज द इंडेक्स ऑफ द पावर ऑफ द बेस व्हिच इज इक्वल टू दैट नंबर. मतलब कि इस बेस के पावर में क्या रखा जाए कि वो नंबर आ जाए. मतलब कि क्या, कि इस बेस के पावर में क्या रखा जाए कि ये नंबर आ जाए. वापस देखो, अब आपको मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं एंड आई एम श्योर कि आपको ये समझ में आएगा. देखो
मान लो अगर हमारे पास लिखा है 2 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16। क्या लिखा है हमारे पास? मान लो 2 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16। अब आप इसको बेटा ऐसा समझने की कोशिश करो कि ये जो b है वो क्या है? 2, ठीक है। ये जो x है ये क्या है? 4, ठीक है। और ये वाला जो टर्म n है वो क्या है? 16, ठीक है। बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा ये लिखा हुआ है। अब अगर 2 रेज टू द पावर 4 की वैल्यू 16 है तो इसका मतलब ये है कि log 16 बेस 2 इसकी वैल्यू 4 आनी चाहिए। log ऑफ 16 बेस 2 की वैल्यू 4 आनी चाहिए। ध्यान से देखो, 2 का पावर जब मैं 4 करूंगा तो 16 आएगा। यहां बेस पे जो भी नंबर लिखा होगा उसका जब मैं पावर ये करूंगा तो 16 आएगा। एक और एग्जांपल आप देखो। मान लो अगर आपके पास लिखा है 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100, 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि log 100 बेस 10 इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इसकी वैल्यू होनी चाहिए 2। क्यों 2 होनी चाहिए? क्योंकि 10 का पावर जब मैं 2 करूंगा तो 100 मेरे पास आएगा। वैसे ही मान लो लिखा है log 27 बेस 3। क्या लिखा है? log 27 बेस 3। बोलो इसका आंसर क्या आना चाहिए? मान लो अगर मैं बोलता हूं कि इसका आंसर x है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 3 का पावर x जो होगा वो 27 के बराबर होना चाहिए, which implies 3 raised to the power x is equal to 27। और x की वैल्यू कितनी आ गई? 3, क्योंकि हमें पता है 3 क्यूब होता है 27। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। देखिए इसमें मैं आपको एक दो चीजें और बता रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो हमारे पास लिखा है log 64 बेस 4, log 64 बेस 4। बोलो क्या होना चाहिए? log 64 बेस 4 ये आपके पास आना चाहिए कितना? 4 रेज टू द पावर 3, बिकॉज 4 क्यूब क्या होता है? 4 क्यूब होता है 64, ठीक है ना। तो 4 रेज टू द पावर 3 आपके पास आएगा 64। वैसे ही इमेजिन करो अगर आपके पास दिया हुआ है log 125 बेस 5, इसका भी आंसर कितना आएगा? इसका भी आंसर आएगा 3, क्योंकि 5 क्यूब होता है 125। वैसे ही मान लो अगर आपके पास लिखा हुआ है log 10,000 बेस 100, मान लो लिखा है log 10,000 बेस 100, क्या आंसर आना चाहिए? आंसर आना चाहिए 2, क्योंकि 100 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तब क्या आएगा? तब 10,000 आएगा। ध्यान बस हमको ये देना है कि अगर हमारे पास log n बेस b है, ठीक है, तो उसका आंसर अगर x आ रहा है, इसका मतलब यह है कि जब इस b के पावर में x आएगा तो आंसर n आना चाहिए। मतलब क्या है? जब इस b के पावर में x आएगा तो आंसर n आना चाहिए। बस हमें इतना मान के चलना है, और इतना अगर आपको थ्योरी समझ में आता है तो लॉग की कहानी आपके लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाली है। जल्दी से एक बार इसको नोट डाउन करके रखो। उसके बाद जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई है, उस डेफिनेशन से कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं मैं आपको वो बताने वाला हूँ। सो राइट, अब हमारा जो है पहला सवाल आ रहा है जो कि आपके डेफिनेशन के बेस पे, ठीक है। डेफिनेशन के बेस पे देखो पहला सवाल हमारे पास लिखा हुआ है लॉग हमारे पास बेटा पहले सवाल में लिखा हुआ है 2x माइनस 1 बेस पे हमें दिया हुआ है यहाँ पे x माइनस 1। पहला सवाल हमारे पास दिया हुआ है log 2x माइनस 1, बेस पे हमें दिया हुआ है x माइनस 1। और आपसे बेटा सवाल में पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x for which the function logarithm is defined। Find the value of x for which the function logarithm is defined। सवाल हमें क्या बोल रहा है? सवाल बेटा आपको बोल रहा है कि अगर log नंबर की जगह पे लिखा है 2x माइनस 1, log 2x माइनस 1 बेस x माइनस 1 अगर हमें बोला जा रहा है, तो आपसे सवाल में पूछा जा रहा है कि आपको x की वो सारी वैल्यूज बतानी है जिसमें ये चीज वैलिड है। अब एकदम हम ध्यान से देखेंगे। हमने क्या बोला था? हमने बेटा बोला था
कि अगर हमारे पास log n बेस b होता है, अगर हमारे पास log n बेस b होता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो नंबर होता है इट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, which means the number should be a positive number. Secondly जो बेस होता है, बेस जो b है, it should be greater than 0 and the base should not be equal to 1 अब अगर मान लो ये कंडीशन है, देखो जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ये भी समझ में आएगा कि सर आपने यही क्यों कंडीशन ली, आपने बेस को क्यों बोला कि बेस 1 नहीं हो सकता, अगर नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, ये सारी बातों पे अभी हम जिक्र करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अगर log n बेस b अगर हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, और अगर मुझे पता है कि n should be greater than 0, b should be greater than 0 and b should not be equal to 1, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर n की जगह पे 2x minus 1 है, then it means that 2x minus 1 must be greater than 0. 2x minus 1 must be greater than 0. यहाँ से बताओ मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x will be greater than 1, क्योंकि ये -1 RHS में जाएगा तो +1 हो जाएगा। देखो ये जो है ये इनइक्वालिटी का साइन होता है, ये जो ग्रेटर देन मैंने लगाया है, ग्रेटर देन और लेस देन जो होता है वो इनइक्वालिटी का साइन होता है। तो जिस तरीके से हम इक्वालिटी में करते थे LHS से RHS, सेम उसी तरीके से हमें इनइक्वालिटी में करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो 2x इज ग्रेटर देन 1 और x इज ग्रेटर देन हाफ, x क्या आ गया, हाफ से बड़ा आ गया, ये आई मेरे पास पहली कंडीशन। अब ध्यान से आप देखो, यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है बेस शुड बी ग्रेटर देन 0। अब बेस की जगह पे क्या है, x minus 1, देन इट मींस x minus 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से बोलो क्या आएगा, यहाँ से आएगा x शुड बी ग्रेटर देन 1, और मेरे पास बेटा एक कंडीशन दी हुई है कि बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1, which means x minus 1 should not be equal to 1 और x should not be equal to 2, क्योंकि ये -1 जब वहां जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो x should not be equal to 2। अब इसका मतलब क्या है, बहुत आपको ध्यान से समझने की जरूरत है कि ये देखो, ये तीन अलग अलग मेरे पास चीजें हैं। मैं आपको इसको नंबर लाइन से समझाने की कोशिश करता हूं। इमेजिन करो ये नंबर लाइन, इस नंबर लाइन में आपको पहली कंडीशन क्या बोल रही थी, पहली आपको कंडीशन बोल रही है कि आपको x जो है वो हाफ से बड़ा होना चाहिए, मान लेते हैं इस पॉइंट पे हाफ तो पहली कंडीशन अगर मैं देखूं तो पहली कंडीशन के हिसाब से हाफ से बड़ी सारी वैल्यू चलेंगी, मतलब इस कंडीशन के हिसाब से हाफ नहीं चलेगा, हाफ से बड़ा सब चलेगा, मतलब 1 चलेगा, 1.5 चलेगा, 3 चलेगा, 4 चलेगा, 100 चलेगा, 1000 चलेगा, 10,000 चलेगा, सब चलेगा, हाफ से बस बड़ा होना चाहिए। अब दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन बोल रहा है 1 से बड़ा होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या बोला, 1 से बड़ा होना चाहिए। इमेजिन करो ये बोल रहा था हाफ से बड़ा, अब मान लेते हैं 1 कहीं यहाँ पर है, दूसरी कंडीशन मेरी क्या बोली, दूसरी कंडीशन मेरी बोली कि बेटा 1 से बड़ा, दूसरी कंडीशन बोली 1 से बड़ा, ये हाफ से बड़ा बोल रहा था, ये बोला 1 से बड़ा। अब 1 से बड़ा है तो ये सारा चलेगा, मतलब 1 नहीं चलेगा, 2 चलेगा, 1.5 चलेगा, 1.01 भी चलेगा, पर 1 से बस बड़ा होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए। आखिरी कंडीशन बोली x की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, मतलब कि यहां पर अगर मान लो 2 आ रहा है, तो ये 2 नहीं चलेगा, ये जो पॉइंट वाला 2 है वो नहीं चलेगा, उसके अलावा सब चलेगा। आखिरी कंडीशन को कोई लेना देना नहीं है, आखिरी अगर बस मैं कंडीशन को देखूं तो नेगेटिव नंबर भी चल जाए, क्योंकि आखिरी कंडीशन क्या बोल रही है, आखिरी कंडीशन सिर्फ इतना बोल रही है कि x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, बाकी सब चला लो, ये लास्ट कंडीशन बोल रही है। तो अब मुझे बताओ कि अगर ये मैं तीनों कंडीशंस देखूं, ये पहली कंडीशन है, दूसरी कंडीशन है, तीसरी कंडीशन, तो इसके हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए, इसके हिसाब से आंसर आना चाहिए कि देखो ये बोलता था हाफ से बड़ा, ये बोलता है 1 से बड़ा, तो अगर मैं 1 से बड़ा वाला नंबर लूंगा तो पहले वाले की भी बात रह जाएगी, है ना, जो बोल रहा था हाफ से बड़ा होना चाहिए, अगर दूसरा वाला बोल रहा है 1 से बड़ा होना चाहिए, तो हम 1 से बड़ा ले लेते हैं, क्योंकि जब मैं 1 से बड़ा लूंगा तो हाफ से तो ऑटोमेटिकली बड़ा ही रहेगा।
ठीक है, तो 1 से बड़ा, अब 1 से बड़ा अगर मान लो लिखते हूं तो मैं x बिलोंग्स टू, या जो देखो मैंने साइन लगाया है, इस साइन को बोला जाता है बिलोंग्स टू, मतलब वो कहां पर है, कहां पर है, बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू। अभी जो मैं लिख रहा हूं आपको मैं उसका मतलब भी समझाऊंगा, x बिलोंग्स टू, यहां बोल रहा है 1 से बड़ा, तो 1 से बड़ा चलेगा, 1 से बड़ा चलेगा। कहां तक 1 से बड़ा, कहां तक 1 से बड़ा, तो ये मैं बोला कि 1 से लेकर के 2 तक पूरा ले लो, 1 से लेकर के 2 तक पूरा ले लो, यूनियन 2 से लेकर के इंफिनिटी तक ले लो, यूनियन 2 से लेकर के इंफिनिटी तक ले लो। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं, पहले आप इतना नोट करो, इतना आप नोट करो, राइट। सो अब अगर बेटा आपने इतना लिख लिया था, तो अब जो मैं आपको समझा रहा हूं कंसेप्ट, आपको मैं इसका कंसेप्ट समझा रहा हूं। सबसे पहले देखो ये सब जो है बेटा वो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, ठीक है। अगर मान लो आपके सामने ये साइन लिखा था, ये वाला साइन था जो ई जैसा दिखता है, ई जैसा, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, इसका मतलब होता है बिलोंग्स, ठीक है। अब अगर मान लो आपको बोला जाता कि x इज लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 1, अगर आपको बोला जाता x इज लेस देन 2 बट इज ग्रेटर देन 1, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि 1 से चाहे जितना भी बड़ा, मतलब देखो ये 1.00001 1 से जस्ट छोटा सा है, एकदम थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ये चलेगा, क्यों, क्योंकि ये इसके बीच में तय कर रहा है। वैसे ही अगर मान लो मैं लिखूं 1.99999, ये भी चलेगा, क्यों चलेगा, क्योंकि ये 2 से जस्ट छोटा है, 2 या उससे बड़ा नहीं चलेगा, 1 या उससे छोटा नहीं चलेगा, उसके बीच में चाहे कोई भी नंबर हो सब चलेगा। अब ये वाले को लिखने का तरीका क्या होता है, इसको लिखने का तरीका होता है x belongs to, x belongs to मतलब कहां से कहां तक है, क्या है, x belongs to ओपन ब्रैकेट 1 से 2, ओपन ब्रैकेट 1 से 2, इसका मतलब क्या है, ये देखो ये वाला जो है, ये वाला जो साइन है, ये जो स्मॉल ब्रैकेट हम बोलते हैं, इसको बोला जाता है ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। ये सब नोटेशन है बेटा, बहुत सिंपल से नोटेशन है, विद प्रैक्टिस आपको सब समझ में आ जाएगा ना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। शुरू में जब हम पढ़ते हैं कोई भी चीज तो हमें डिफिकल्ट लगता है, बचपन में बेटा जब आपने पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा या इवन प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा होगा ना, तो तुमको डर लगा होगा यार कि ये ना जाने क्या आ गया, वो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला या बड़ा सा वो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, ये सब पढ़ के डर लगता है, लेकिन अब तो समझ में आता है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। सेम यही सारी चीज है ना, नए बस कंसेप्ट है, लेकिन बहुत इजीली आपको समझ में आएंगे सब। अब देखो ये जो होता है, ये होता है ओपन ब्रैकेट, ये क्या होता है, ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट कब लगता है, जब इस तरीके की चीज होती है, जब इस तरीके की चीज होती है। अब मान लो अगर आपको बोला जाता x is less than 2 but is greater than or equal to 1, x is less than 2 but is greater than or equal to 1, मतलब इसका मतलब ये है कि 1 या उससे बड़ा पर 2 से छोटा, मतलब यहां पर 1 चलेगा, पिछले वाले में 1 नहीं चलेगा। तो इसको कैसे आप लिख सकते हो, x belongs to क्लोज ब्रैकेट 1 कॉमा ओपन ब्रैकेट 2, क्लोज ब्रैकेट 1 कॉमा ओपन ब्रैकेट 2, क्लोज ब्रैकेट, ये जो होता है इसे बोला जाता है क्लोज ब्रैकेट। अगर मान लो किसी नंबर पे क्लोज ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब इसे तुम्हें इंक्लूड करना है, इसका मतलब यहां पर इक्वालिटी का साइन है, यहां पर इक्वालिटी का साइन है। वैसे ही अगर मान लो लिखा हो x is less than or equal to 2 but is greater than or equal to 1, इसका मतलब इसको कैसे लिखोगे, चलो बताओ, x belongs to क्लोज ब्रैकेट 1 से क्लोज ब्रैकेट 2, क्लोज ब्रैकेट 1 से क्लोज ब्रैकेट 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह इक्वालिटी। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, तो याद करो पिछले वाले सवाल में क्या था, पिछला वाला आपको सवाल बेटा बोल रहा था, अब आपको समझ में आएगा कि पहला बोला था कंडीशन कि x को हाफ से बढ़ा लो, दूसरा आपको कंडीशन बोला x को 1 से बढ़ा लो, और तीसरा आपको बेटा कंडीशन बोला कि x की वैल्यू 2 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मान लो इन दोनों को मैं देखूं, ये बोलता है हाफ से बढ़ा लो, ये बोलता है 1 से बढ़ा लो, मतलब बेटा अगर मैं 1 से बड़ा ले लूंगा तो ये वाली जो चीज है पहली वाली वो खुश हो जाएगी, उसको तो काम चल जाएगा, क्योंकि वो तो हाफ से बड़ा चाहता था। 1 से अगर बड़ा लूंगा तो हाफ से भी बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये ले लिया। अब
अगर ये x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1 मतलब क्या, 1 से बड़ा सब, 1 से बड़ा सब। तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि अगर मान लो हमारे पास एक नंबर लाइन है, एक नंबर लाइन है, तो वो नंबर लाइन के इधर क्या है माइनस इंफिनिटी और इधर क्या है प्लस इंफिनिटी। पॉजिटिव साइड मतलब ये अगर मान लो मैं ओरिजिन पे हूं तो मेरे यहाँ 1 2 3 4 5 6 लेके कहां तक, इनफाइनाइट तक। वैसे यहाँ 0 से लेके -1 -2 -3 -4 लेके कहां तक, नेगेटिव इनफाइनाइट तक, ठीक है ना। तो माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक ये नंबर लाइन चलती है। तो अगर आपको बोला कि 1 से बड़ा, तो अगर 1 से बड़ा तो कहां तक, 1 से लेकर के इंफिनिटी तक, 1 से लेकर के इंफिनिटी तक। तो अगर मान लो हमारे पास ये वाली कंडीशन दी हुई नहीं होती, अगर मान लो हमारे पास ये वाली कंडीशन 1 सेकंड के लिए मैं मान लूं नहीं दिया हुआ है, तो अगर x ग्रेटर देन 1 मैंने लिया तो मैं डायरेक्टली लिख सकता था x बिलोंग्स टू 1 से लेकर के इंफिनिटी, 1 से लेकर के इंफिनिटी। अब ध्यान दो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट क्यों है, क्योंकि 1 से बड़ा है, इक्वालिटी का साइन नहीं है। और इंफिनिटी पे हमेशा हमेशा और हमेशा एवरी टाइम इंफिनिटी में ओपन ब्रैकेट ही होगा, बिकॉज इनफाइनाइट तक जाना पॉसिबल नहीं है। ऑलवेज है ना, ऑलवेज एंड ऑलवेज, ऑलवेज एंड ऑलवेज इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट होगा। कभी भूल से भी ये बेवकूफी मत कर देना कि तुम इंफिनिटी में क्लोज ब्रैकेट लगा के आ जाओ, टीचर को समझ में आ जाएगा कि तुमसे बड़ा गधा और कोई नहीं, राइट। तो हमेशा इंफिनिटी पे क्या रहेगा, ओपन ब्रैकेट रहेगा। और अगर मान लो ये कंडीशन नहीं दी होती तो मेरे पास ये आंसर आ जाता, पर अब क्या बोला, x2 नहीं हो सकता। अगर x2 नहीं हो सकता मतलब इसके बीच में तो 2 भी आ रहा है ना। अगर मैं 1 से इंफिनिटी बोला हूं मतलब कहीं ना कहीं तो इसके बीच में 2 आ रहा होगा, पर अब मुझे वो 2 हटाना पड़ेगा। तो वो 2 को मैंने कैसे हटाया, मैंने बोला 1 से 2 चले जाओ। ध्यान से देखो यहाँ पे 2 पे ओपन ब्रैकेट है, यूनियन, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है यूनियन। यूनियन मतलब ये के साथ ये, यूनियन मतलब ये के साथ ये, यूनियन मतलब क्या होता है, के साथ, है ना, इसके साथ ये। अब आपको बोला गया देखो 1 से 2 पे चले जाओ और यूनियन 2 से इंफिनिटी चले जाओ। अब देखो यहां पर 2 पे क्या है, ओपन ब्रैकेट, और यहां पर भी देखो 2 पे क्या है, ओपन ब्रैकेट। दोनों जगह अगर ओपन ब्रैकेट है इसका मतलब क्या है कि 2 इंक्लूड नहीं हुआ है, और इसका मतलब ये है कि ये 1.9999 इस तरीके से चले, जितना भी बड़ा नंबर हो बट 2 नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे 2.00000001 ये भी चल जाएगा बट 2 नहीं होना चाहिए, ये इसका मतलब है, राइट। तो एक बार इसको जल्दी से आप नोट डाउन करो, उसके बाद हमें बहुत सारे अभी सवाल बनाने, बहुत सारे सवाल जल्दी से, ठीक है बेटा। तो अगर आपको पिछला सवाल समझ में आया तो अब हम कुछ ऐसे ही सवाल देखते हैं जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारा फंक्शन कहां-कहां पर डिफाइंड है, कहां-कहां पर डिफाइंड है। जैसे अगर मान लो मैं दूसरा सवाल, अगर मैं आपको दूसरा सवाल बोलूं कि log 2 minus x base x minus 1, log 2 minus x base x minus 1, find the value of x where this function is defined, find the value of x where this function is defined। अब इसमें आपको क्या पता है, इसमें हमें पता है कि the number should be greater than 0, which means 2 minus x should be greater than 0। अब अगर 2 minus x should be greater than 0, अगर मैं इस minus x को वहां पे लेके जाऊंगा तो 2 should be greater than x और x should be less than 2। एक ही बात। अब इसके बाद मुझे क्या पता है, जो बेस the base should be greater than 0 and the base should not be equal to 1। ये दो चीजें मुझे पता है। If the base should be greater than 0 then x minus 1 should be greater than 0, x minus 1 should be greater than 0, which implies x should be greater than 1। And secondly, the thing is x minus 1 should not be equal to 1, which implies x should not be equal to 2, x should not be equal to 2, है ना। तो अब आपके पास देखो क्या क्या कंडीशन आ गई। आपको अगर मान लो नंबर लाइन पे बोला जाए कि ये बोलता है 2 से छोटा, मान लो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, ये बोलता है 2 से छोटा, ये बोलता है 2 से छोटा, ये बोलता है 1 से बड़ा, ये बोलता है 1 से बड़ा, मान लो यहाँ पर 1, ये बोलता है 1 से बड़ा, ठीक है। और आखिरी वाला क्या बोलता है, आखिरी वाला बोलता है 2 नहीं होना चाहिए, आखिरी वाला बोलता है 2 नहीं होना चाहिए, मतलब ये जो पॉइंट 2 है ये नहीं होना चाहिए। तो बताओ मुझे कि वो कौन सी x की वैल्यूज हैं जिसमें ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, जिसमें ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि x
बिलोंग्स टू 1 से 2, x बिलोंग्स टू 1 से 2, तो देखो ओपन ब्रैकेट 1 है मतलब 1 से बड़ा, ये खुश, क्लोज ब्रैकेट 2 है मतलब 2 से छोटा, तो 2 से छोटे में ये भी खुश, और क्योंकि 2 नहीं हो रहा है, देखो ओपन ब्रैकेट है, तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x की रेंज क्या आ गई, x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 1 से 2। जल्दी से नोट डाउन करो, x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट 1 से 2। अगला सवाल अब हम देखते हैं, थर्ड सवाल हम देखते हैं। देखो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है log x/2 + 1 बेस x, log x/2 + 1 बेस x। अब हमें क्या पता है, हमें पता है कि x/2 + 1, ठीक है, should be greater than 0। if this number should be greater than 0, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x/2 should be greater than -1 और x should be greater than -2, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर यहाँ पे बेस पे x है मतलब x should be greater than 0, डायरेक्टली ये तो रिलेशन आ गया, एंड x should not be equal to 1, डायरेक्टली ये भी रिलेशन आ गया। अब अगर मान लो ये तीनों कंडीशन है, नंबर लाइन क्या बोलती है, ये बोला x को -2 से बढ़ा लो, तो यहाँ -2 इससे बड़ा, ये बोला x को 0 से बढ़ा लो, मान लेते हैं यहाँ पर 0 है, उससे बड़ा, ये बोला x को 1 मत लो, तो यहां पर मान लो अगर 1 होगा तो x को 1 मत लो। अब बताओ सब में कौन खुश, तो देखो यहां से अगर मैं बोलता है -2 से बड़ा ये बोलते हैं, और अगर ये बोलता है 0 से बड़ा, तो मतलब अगर मैं 0 से बड़ा वाला ले लूं तो ये वाली चीज सेटिस्फाई हो जाएगी। तो अगर मान लो मैं आंसर लिखूं x बिलोंग्स टू 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ओपन ब्रैकेट 0 लगाते हैं। अब अगर मान लो ये वाली कंडीशन नहीं होती, अगर ये वाली कंडीशन नहीं होती तो मैं डायरेक्टली 0 से इंफिनिटी लिख सकता था, लेकिन अभी मुझे क्या बोला जा रहा है कि 1 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर मान लो मैं ये लिखूं इस तरीके से और यूनियन में बोल दूं 1 से इंफिनिटी, तो इसमें देखो क्या हुआ, 0 से 1 गया और 1 से इंफिनिटी गया, 0 से 1 गया और 1 से इंफिनिटी गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं आया, इसके बाद अपन एक सवाल अब और कर, चौथे सवाल में लिखा हुआ है log 3 - x बेस 1 - x, log 3 - x बेस 1 - x। वीडियो पॉज करो, तुम भी ट्राई करो, ठीक है, 3 - x should be greater than 0, which implies 3 should be greater than x और x should be less than 3। अगली चीज 1 - x जो कि बेस है, बेस must be greater than 0, which means 1 should be greater than x, which implies x is less than 1, और 1 - x should not be equal to 1, which means x should not be equal to कितना 0, x should not be equal to 0। तो यहां से देखो अगर हम नंबर लाइन बनाएं तो ये बोला 3 से छोटा लो, ये बोला 3 से छोटा लो, ये क्या बोला, ये बोला 1 से छोटा लो, मान लो यहाँ पे 1, ये बोला 1 से छोटा लो, और ये क्या बोला, ये बोला 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 0 है, ये नहीं होना चाहिए, तो क्या आंसर आएगा, बहुत आसान, x बिलोंग्स टू बोलो क्या आएगा। अब इससे छोटे वाले में बात चल रही है, मतलब ये चलेगा -इंफिनिटी से लेकर के 0 तक, यूनियन 0 से लेकर के 1 तक। ध्यान से देखो, ये बोल रहा था क्या 1 से छोटा लो, तो देखो ये वाला हिस्सा 1 से छोटा है, ठीक है, और ये वाला भी हिस्सा 1 से छोटा है। ये बोला 0 नहीं होना चाहिए, देखो दोनों में 0 नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये बोला था 3 से छोटा लो, 3 से छोटा है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका आंसर। एक आखिरी सवाल, देखो इसका फायदा क्या है, इसका बेटा फायदा ये है कि इन सवालों के थ्रू तुम्हें कंडीशन याद हो गई कि लोगैरिथम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए वैलिड होता है, n ग्रेटर देन 0। लोगैरिथम का बेस भी पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, बेस ग्रेटर देन 0। लोगैरिथम का बेस 1 नहीं होना चाहिए, बेस नॉट इक्वल टू 1। 4 सवाल अभी तक कर चुके हो, तुम्हें याद हो चुका है ऑलरेडी। एक आखिरी सवाल, log x - 3 बेस 2 - x। वीडियो पॉज करो और एक बार ट्राई करो, एक बार वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। x - 3 should be greater than 0, which means x should be greater than 3।
अगली चीज ये वाला, ये बोला 2 minus x should be greater than 0, which means 2 should be greater than x or x is less than 2. और अगली कंडीशन 2 minus x should not be equal to 1, should not be equal to 1. यहां से बोलो क्या आएगा, ये माइनस x वहां गया तो प्लस x हो गया, x should not be equal to 1 यहां गया तो माइनस 1 हो गया, तो 1 बचा, 2 minus 1 सॉल्व कर लोगे इतना तो ठीक है। तो यहां से देखो कंडीशन कैसे आएगी, 3 से बढ़ा लो, 3 से बढ़ा लो मतलब यहां पे मान लो अगर 3 है तो 3 से बढ़ा लो, ये बोला 2 से छोटा लो, ये बोला 2 से छोटा लो, तो यहां पे आ गया 2 से छोटा, और ये बोला 1 नहीं होना चाहिए, ये बोला 1 नहीं होना चाहिए। अब मुझे बताओ यहां पे फंस गया सवाल, क्यों फंस गया, क्योंकि ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है, ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जिसमें कि तीनों की तीनों चीजें सेटिस्फाई हो जाए, ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है। ये बोल रहा है 3 से बड़ा लो, ये बोल रहा है 2 से छोटा लो, बचा ही नहीं कुछ, तो इसका आंसर क्या आएगा, देयर इज नो वैल्यू ऑफ x, नो वैल्यू ऑफ x फॉर which the logarithm is defined। यहां पर ऐसी कोई भी x की वैल्यू नहीं है जिसमें ये लोगैरिथम डिफाइंड है। जनरली ऐसे सब में बोला जाता है x belongs to phi। जनरली ऐसे सवालों में क्या बोला जाता है, x belongs to phi है ना, क्या इसको बोलते हैं, phi। जहां पे phi क्या होता है, दिस इज बेसिकली नल सेट। जैसे जब आपने बोला था x belongs to 1 से 2, तो ये एक सेट है, सेट ऑफ वैल्यूज। लेकिन इसे क्या बोला जाता है, नल सेट मतलब क्या है कि इसमें x की कोई भी वैल्यू नहीं, राइट। तो हमने ये सारे सवाल अभी तक बेटा जो देखे हैं, वो सब के सब आपके सिंपल डेफिनेशन पे बेस्ड है। देखो मेरे पढ़ाने का बेटा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, मैं तुम्हें खूब सारे सवालों की प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही तुम्हारा मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो सकता है। भले अपने को 2 लेक्चर ज्यादा लग जाए, लेकिन जितना ज्यादा अपन डिटेल में करेंगे और आराम से करेंगे उतना तुम्हारे लिए बेहतर होगा, राइट। जल्दी से इसे नोट डाउन करो। अब आप देखिए गाइस, हमारे पास मैंने आपके 10 सवाल लिखे, बहुत बेसिक से सवाल है, इससे थोड़ा सा हमारा और प्रैक्टिस हो जाएगा। हमारे पास देखिए सवाल यहाँ पे दिया हुआ है, सवाल हमारे पास बेटा यहाँ पे दिया हुआ है कि log 16 बेस हाफ, मतलब कि अगर इसकी वैल्यू x होगी तो क्या होना चाहिए, इसका मतलब ये होना चाहिए कि हाफ की पावर x इज इक्वल टू 16, या इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, या इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि 2 रेज़ टू द पावर माइनस x। देखो हाफ जो लिखा है उसको 2 रेज़ टू द पावर माइनस 1 लिख सकते हैं, तो 2 रेज़ टू द पावर माइनस x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू द पावर 4, और x इज इक्वल टू कितना, x इज इक्वल टू -4, पहले वाले सवाल का आंसर। दूसरा सवाल log sin 45 बेस 2। अब बेटा मुझे ये बताओ आपने क्लास 10th में ये पढ़ा होगा, sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, sin 45 इज इक्वल टू 1/√2। तो अगर मान लो इस पूरे की वैल्यू x है, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि 2 रेज़ टू द पावर x, यहाँ पे हाफ रेज़ टू द पावर x था, 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू sin 45 इज 1/√2, या इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 रेज़ टू द पावर x इज इक्वल टू √2 अगर ऊपर जाएगा तो √2 की पावर -1 आएगा, और रूट मतलब क्या होता है, रूट इटसेल्फ मतलब होता है पावर 1/2। 2 रेज़ टू द पावर 1/2 का मतलब होता है √2, राइट। तो इसको मैं यहाँ पे देखो डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, 2 रेज़ टू द पावर -1/2। सो बेसिकली x इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल log sin 30 बेस 2, मान लेते हैं इसकी वैल्यू x, अगर इसकी वैल्यू x है तो 2 रेज़ टू द पावर x, इसकी वैल्यू बोलो कितनी आएगी, sin 30, और sin 30 होता कितना है, हाफ होता है। तो अगर ये हाफ होता है तो यहां से हम बताओ क्या लिख सकते हैं, इसको 2 रेज़ टू द पावर -1 लिख सकते हैं, which implies x is equal to -1। चौथा सवाल, अगर मान लो इस पूरे की वैल्यू x है, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि 2√3
टू द पावर x, 2 रूट 3 टू द पावर x इज इक्वल टू 1728, 1728। अब बेटा मुझे ये बताओ 1728 में क्या खास बात है? 1728 जो नंबर होता है वो होता है 12 का क्यूब, वो होता है 12 का क्यूब। 12 का स्क्वायर होता है 144, और जब तुम 144 को 12 से मल्टीप्लाई करते हो तो 1728 आता है। इसका मतलब यहाँ इसको हटा के मैं लिख सकता हूँ 12 का क्यूब। और इस 2 रूट 3 में क्या खास बात है? 2 रूट 3 को आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ 12 टू द पावर x इज इक्वल टू 12 क्यूब। ध्यान से देखो, अंडर रूट ऑफ 12 को 2 रूट 3 लिखा जाता है, मतलब ये क्या है? ये लिखा हुआ है आपके पास 12 रेज टू द पावर x बाय 2। देखो ये 12 की रूट लगा है, मतलब 12 की पावर 1 बाय 2, तो 12 रेज टू द पावर x बाय 2 इज इक्वल टू 12 क्यूब, which implies x is equal to 6, x is equal to 6। अब देखो अगला सवाल लिखा है log 1 बेस a, बेस a कुछ भी हो सकता है, a कुछ भी हो सकता है, बस कंडीशन ये है that a should be greater than 0 and a should not be equal to 1 and a should not be equal to 1। तो यहाँ पे देखो log 1 बेस a, अगर मान लो इसका पावर मान लो अगर इसकी वैल्यू x है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बेटा a की पावर x should be equal to 1, a की पावर x should be equal to 1। और मुझे ये बताओ कि किसके पावर में x रखेंगे, या x की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि 1 आ जाए? x की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि 1 आ जाए? x must be equal to 0, x must be equal to 0, उसके अलावा तो और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। भैया आप ध्यान से देखो, a की वैल्यू 1 हो नहीं सकती। अगर a 1 नहीं हो सकता, मतलब a अगर कोई भी और नंबर होगा तो अगर उसका पावर 0 करूंगा तभी 1 आ सकता है, एल्स 1 नहीं आ सकता। तो हमें क्या ध्यान रखना है? हमें हमेशा इस चीज को ध्यान रखना है कि लॉग कभी भी अगर मान लो किसी भी बेस पे लिया जाता है, पर अगर नंबर की जगह पे 1 लिखा हुआ है, अगर नंबर की जगह पे 1 लिखा हुआ है तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। ऑलवेज एंड ऑलवेज उसका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? आपको ध्यान रखना है, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना। अगला सवाल log n बेस n, log n बेस n। मान लो अगर इसका आंसर x है, अगर इसका आंसर x है, इसका क्या मतलब है कि n की पावर x should be equal to n, n की पावर x should be equal to n, which means x is equal to 1, x is equal to 1। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास log लिया जाए किसी भी नंबर का, और अगर बेस की जगह पे भी वही नंबर है, मतलब अगर बेस पे भी वही नंबर प्रेजेंट है, तो आंसर हमेशा क्या आएगा? आंसर हमेशा हमारे पास आएगा 1, आंसर हमेशा हमारे पास आएगा 1, ठीक है? चल log n बेस 1 बाय n, मान लो अगर इसका आंसर x, अगर इसका आंसर x है तो यहां से बताओ क्या आएगा? यहां से हमारे पास आ जाएगा 1 बाय n रेज टू द पावर x इज इक्वल टू n, यही आएगा। और 1 बाय n को इटसेल्फ हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं n रेज टू द पावर -1, और -1 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो -x आ जाएगा। और इसका अगर आंसर n आया है तो बताओ यहां से x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू आ गई -1, यहां से x की वैल्यू हमारे पास कितनी है? x की वैल्यू आ गई -1, ठीक है? अगला सवाल log 2 + √3 बेस 2 - √3, log 2 + √3 बेस 2 - √3। अगर मान लो इसका आंसर x, अगर इसका आंसर x है, याद करो बेटा सब लोग रैशनलाइजेशन पढ़ के आए हो, 2 - √3 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 + √3, 2 - √3 टू द पावर x इज इक्वल टू 2 + √3। अब ध्यान से देखो, याद करने की कोशिश करो कि तुमने ऐसा पढ़ा होगा कि 1/2 - √3 अगर हमारे पास लिखा होता, अगर हमारे पास 1/2 - √3 लिखा होता तो हम क्या करते? हम 2 + √3 से मल्टीप्लाई और उसे डिवाइड कर देते, और उससे हमारे पास आंसर आ जाता 2 + √3, और बेस में आ जाता क्या? a - b * a + b, a² - b², और वो आता 4 - 3 जिसकी वैल्यू आती 1। तो बेसिकली 1/2 - √3 की वैल्यू कितनी आती है? 2 + √3। 1/2 - √3 की वैल्यू कितनी आती है? 2 + √3। इसका मतलब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होनी पड़ेगी? x will be equal to -1, x will be equal to -1, सिर्फ और सिर्फ तभी ये चीज पॉसिबल। अगला सवाल log 0.9 बार बेस 3, log 0.9 बार बेस 3। याद करो तुमने क्लास 9th या 10th में
ये बार वाली चीज को सॉल्व करना सीखा है। ध्यान से देखो, अगर मान लो मैं 0.9 बार, अगर मान लो मैं 0.9 बार को मानता हूं x, अगर मैं ध्यान देना ना, मैं हर जगह x इसको मान रहा था, इस बार मैं 0.9 बार को x बोल रहा हूं, या चलो x नहीं बोलते यार, n बोलते हैं, नंबर की जगह पे n बोलते हैं। अगर 0.9 बार की बेटा वैल्यू n है तो इसका मतलब क्या आएगा, इसका मतलब आएगा आपके पास 9.9 बार विल बी इक्वल टू 10n। याद करो, ऐसे 10 से अपन मल्टीप्लाई करते थे, 10 से मल्टीप्लाई करते थे तो डेसिमल शिफ्ट हो जाता था, और उसके बाद फिर देखो डेसिमल के बाद में सेम चीज बची हुई है। अब अगर मैं इसे इक्वेशन 1 बोलूं, इसे इक्वेशन 2 बोलूं, या उल्टा मैंने बोल दिया, इसे इक्वेशन 1 बोलूं और इसे इक्वेशन 2 बोलूं, और अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करो, तो अगर बेटा इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करोगे तो 9 देखो यहां बचेगा सिर्फ, और इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 9n। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई 1, यहां से n की वैल्यू कितनी आ गई 1। इसका मतलब क्या है कि अगर ये पूरे n की वैल्यू 1 है तो देखो अभी मैंने तुम्हें बताया था, अभी बेटा मैंने तुम्हें बताया था कि अगर नंबर की जगह 1 लिखा हो तो आंसर हमेशा क्या आता है 0, आंसर हमेशा क्या आता है 0। और आखिरी सवाल देखो लिखा हुआ है log 1045 बेस cot 45, log 1045 बेस cot 45। बहुत ध्यान से देखो, जरूर बेटा तुम्हें ये तो दिख रहा है कि 1045 तो सर 1 होता है तो आंसर 0 आएगा, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर cot 45 भी लिखा हुआ है बेस की जगह पे, और cot 45 भी 1 होता है, और हमें पता है कि if log n बेस b होता है तो बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1, बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1। तो यहाँ क्योंकि बेस 1 हो गया तो ये सवाल क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। ये सवाल क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड, इसलिए नॉट डिफाइंड क्योंकि बेस पे 1 नहीं हो सकता, बेस पे 1 नहीं हो सकता। एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि क्या ये अभी तक का तुम्हें पूरा का पूरा समझ में आया है या नहीं आया है, और जल्दी से नोट डाउन करो एंड डू कमेंट। अगला सवाल बेटा लिखते हैं, अगला सवाल लिखते हैं। सवाल है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सवाल बेटा हमारे पास लिखा हुआ है 7 log x बेस 7, इसके पावर में लिखा हुआ है बेटा log x बेस 7 प्लस 2x प्लस 9 इक्वल टू 0, प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अगर हमारे पास ये सवाल दिया हुआ है और अगर आपको बोला जा रहा है फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, मतलब इसमें मुझे क्या करना है, इसमें मुझे x की वैल्यू निकालनी है। अब बहुत बेटा ध्यान से एक चीज बताओ कि जब हमने डिफाइन किया था log को, तब मैंने आपको बताया था कि b की पावर x अगर n होता है, b की पावर x अगर n होता है तो इसका मतलब होता है कि log n बेस b विल बी इक्वल टू x, तभी तो b की पावर x n आएगा, तभी तो b की पावर x n आएगा। तो यहां पर इमेजिन करो कि ये जो नंबर लिखा हुआ है b की पावर, ये पूरे को हम कैपिटल x मान लेते हैं, ये पूरे को हम कैपिटल x मान लेते हैं, मतलब कि 7 की पावर log x बेस 7। देखो ये b की जगह 7 है और ये x की जगह log x बेस 7 है, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना बेटा x और x में, ये वाला x अलग है, ये वाला x अलग। अगर मान लो इसकी वैल्यू n है, अगर इसकी वैल्यू n है तो हमें क्या पता है कि अगर b की पावर x n होता है तो log n बेस b x होना चाहिए, log n बेस b x होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि देखो n की जगह n है तो log n बेस b, देखो b की जगह क्या है 7 है तो बेस 7, इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए थी, x के बराबर, x के बराबर। यहां पर x क्या है, log x बेस 7, log x बेस 7। तो देखो यहां से क्या आ गया, यहां से मेरे पास ये चीज आ गई। अब कंपेयर करो, देखो log बेस 7 पे है, ये भी log बेस 7 पे है, और यहां पर n है और यहां पर x है। क्या इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं कि n की वैल्यू इज इक्वल टू x, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि n की वैल्यू इज इक्वल टू x। और बहुत ध्यान से बेटा देखो, बहुत ध्यान से देखो कि यहां पर ये पूरे की वैल्यू हमने क्या ली थी, ये पूरे की वैल्यू हमने n ली थी। देखो ये b की पावर x था, इसकी वैल्यू टोटल n थी, मतलब ये पूरे की वैल्यू, इस पूरे की वैल्यू मैंने n ली थी।
और n की वैल्यू एक्चुअली आ किसके बराबर गई, n की वैल्यू एक्चुअली आ गई x के बराबर। मतलब क्या, इस इक्वेशन को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, बहुत ध्यान से देखना, x प्लस 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये पूरा n था और n क्योंकि x के बराबर आ गया तो इस पूरे के बदले मैंने x लिख दिया और ये 2x प्लस 9 वैसे का वैसे ही। अब यहां से देखो क्या आया, 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, या 3x इज इक्वल टू माइनस 9, या x इज इक्वल टू माइनस 3, x इज इक्वल टू माइनस 3। अब जब बेटा x की वैल्यू माइनस 3 आई, जब x की वैल्यू माइनस 3 आई, अब सोचो क्या सोचो कि x की वैल्यू अगर माइनस 3 है तो ओरिजिनल सवाल में x कहां पर है, देखो ओरिजिनल सवाल में x जो है बेटा वो log का नंबर है। ओरिजिनल सवाल में x जो है वो log का नंबर है। क्या वो x कभी भी नेगेटिव हो सकता है? वो x कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इस सवाल में क्लियरली तुमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अगर x 0 से बड़ा नहीं हुआ तो ये लोगैरिथम डिफाइन ही नहीं होगा। और फाइनल आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू -3। मतलब कि ये सवाल क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। सवाल क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। बहुत ध्यान रखना बेटा, कई बार क्या होता है, ऐसे ही सवाल अपने को आईआईटी में या कई जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर होते हैं उसमें ले डुबाते हैं। कई बार ऐसा होता है क्योंकि इसके जो 4 ऑप्शन होंगे ना, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, उसमें पहले सवाल में x की वैल्यू -3 दी होगी और तुम्हारा -3 निकलेगा और तुम गधे जैसे ऐसे -3 लगा के आ जाओगे। होती है ऐसी गलती, बहुत नेचुरल है। और जनरली लास्ट में लिखा रहता है नॉट डिफाइंड। लास्ट में लिखा रहता है नॉट डिफाइंड, बीच में कोई भी 2 ऑप्शन दे देगा। तो क्या होता है, अपनी टेंडेंसी होती है कि आंसर आया, दिखा, लगा दिया, और एक बार लगा दिया तो फिर तो गया। ठीक है ना? तो बहुत ध्यान इसमें रखना, बहुत ध्यान रखना। चलो जल्दी नोट डाउन करो, इसके बाद अपन एक सवाल और करेंगे। चलो अगला सवाल है बेटा, अगला सवाल है फाइंड द वैल्यू ऑफ log रूट ओवर 5 रूट ओवर 5 रूट ओवर 5 रूट ओवर 5 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी बेस 5। ठीक है, अब ये अपने पास सवाल है। अब सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, अगर हमें इस सवाल को सॉल्व करना है तो सबसे पहले ये जो कॉम्प्लेक्स सी एक चीज दी हुई है नंबर की जगह पे, सबसे पहले हमें उसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो चल इस पूरे को मान लेते हैं n। क्या मान लेते हैं, पूरे को n मान लेते हैं। अगर बेटा मान लो इस पूरे को मैं n मान लूंगा, और मान लो अगर मैं तुम्हें बोलता हूं कि स्क्वायर बोथ साइड्स, मान लो बेटा अगर मैं तुम्हें बोलता हूं स्क्वायर बोथ साइड्स, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें तो उससे होगा क्या, उससे बेटा होगा ये कि यहां पर आ जाएगा 5 रूट ओवर 5 so on till infinity equal to n square is equal to n square। अब बहुत ध्यान से सोचो कि इंफिनिटी में से अगर एक हटा भी दिया तो कोई फर्क पड़ा? इतने बड़े नंबर में से मान लो अगर मैं तुमको बोलूं कि 10 करोड़ में से 0.000001 माइनस कर दो, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? उसी तरीके से अगर इंफिनिटी में से मैं तुम्हें बोलता हूं एक हट भी गया तो क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो क्योंकि अगर कोई फर्क नहीं पड़ा तो मुझे ये बताओ कि क्या ये जो पूरी चीज दिख रही है, क्या इस पूरी चीज को ही मैंने n माना था? तो क्या यहाँ पे मैं 5n इज इक्वल टू n स्क्वायर लिख सकता हूँ? बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये पूरा इतना बड़ा नंबर है कि अगर एक 5 हट भी गया तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इस पूरे को वापस मैंने n बोल दिया, क्योंकि मैंने पहले उसको n ही माना था। तो 5n इज इक्वल टू n स्क्वायर आया, और यहां से बताओ क्या क्या वैल्यूज आ गई मेरे पास। यहां से बेटा मेरे पास आ गया n स्क्वायर माइनस 5n इज इक्वल टू 0, है ना? या मैं इसमें लिख सकता हूं कि n कॉमन लेके n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा n की वैल्यू आ गई 0,5।
अब सबसे पहली चीज तो क्या, सबसे पहली चीज बेटा ये कि ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स टर्म लिखा हुआ है, पूरा जो कॉम्प्लेक्स टर्म लिखा हुआ है वो किसी भी कीमत में जीरो तो हो ही नहीं सकता। अगर कुछ लिखा हुआ है तो उसका आंसर कुछ तो आएगा ना यार। ये अंडर रूट ऑफ 5 अंडर रूट ऑफ 5 अंडर रूट ऑफ 5 ऐसा इंफिनिटी तक जीरो कैसे हो सकता है? जीरो तो हो ही नहीं सकता, तो ये रिजेक्ट हो गया। मतलब इस पूरे की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, n की वैल्यू अगर 5 है तो इस पूरे की वैल्यू 5 आनी चाहिए। तो बेसिकली हमारे पास जो सवाल लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है log 5 बेस 5। और मैंने आपको बताया था कि अगर नंबर और बेस सेम होता है तो आंसर हमेशा कितना आता है, आंसर हमेशा आता है 1। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a का आंसर कितना आ गया, 1 आया। जल्दी से नोट डाउन करो। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर हम ऑलमोस्ट एंड पे पहुंच गए हैं। मैं आपको ये चीज बता दूं कि आज के लेक्चर में हमने लोगैरिथम का डेफिनेशन देखा और साथ ही में हमने कई सारे उसके प्रैक्टिस किए कि किस तरीके से नंबर कब डिफाइंड होता है, कहां पे बेस डिफाइंड होता है, और जनरल जो क्वेश्चन होते हैं, आसान से जो क्वेश्चन होते हैं जो बेसिकली हमारा लोगैरिथम का कंसेप्ट चेक करते हैं, वो हमने आज देख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में जो कि मैं आपको कल रिलीज करवाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम लोग कई सारे थ्योरम्स देखेंगे, कई सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे लोगैरिथम की, और उसके बाद उसके बढ़िया सवाल प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए जरूर इस वीडियो में आप कमेंट करके मुझे बताइए कि और कौन-कौन से चैप्टर के और कौन-कौन सी क्लासेस के आपको वीडियो चाहिए। साथ ही मुझे जरूर ये भी बताइए कि आज का आपको वीडियो कैसे लगा। थैंक यू।